हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं भारत में जो सेवा क्षेत्र हैं यानी कि जो टर्शरी सेक्टर हैं उसमें मुद्दे क्या है और पहल क्या है। इससे पहले लगभग हम कम से कम 6 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से 2 लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसमें जो मुद्दे में पहल था उसके बारे में चर्चा करी थी, और बाकी के 4 लेक्चर में हमने औद्योगिक क्षेत्र में जो मुद्दे और पहले उनके बारे में चर्चा करी थी। तो यहाँ पर आज जो हमें चर्चा करना है वो करना है सेवा क्षेत्र में जो मुद्दे और पहले उनको लेकर। अब देखिए, एक जो इस टॉपिक के साथ में थोड़ी सी समस्या आपको होगी वो ये कि मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, और एक समस्या ये कि इसमें जो पॉइंट हैं मुद्दे और पहल एग्जैक्ट हमारे हाथ में नहीं आएंगे। और सेवा क्षेत्र के बारे में चाहे आप अर्थव्यवस्था में भी जाएंगे, चाहे इसका अर्थव्यवस्था में योगदान हो, लेकिन जैसा कृषि के क्षेत्र में और जैसा उद्योग के क्षेत्र में आपको इतनी विस्तृत जानकारी मिलती है उतनी सेवा क्षेत्र के बारे में नहीं मिलती है। इसका एक कारण होता है कि एक तरीके से सेवा क्षेत्र थोड़ा सा अदृश्य माना जाता है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित होते हैं, और मेन जो चीज़ होती है इसमें होती है अपडेटेड। यानी कि सेवा क्षेत्र में जो नियम है या आंकड़े हैं वो क्या होते हैं, समय के साथ काफ़ी जल्दी परिवर्तित होते हैं, बजाय एग्रीकल्चर और उद्योग। एग्रीकल्चर और उद्योग में क्या होता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर किसी भी वस्तु के उत्पादन में एक लॉन्ग टाइम लेता है और उद्योग भी लेता है, लेकिन सेवा सेक्टर को उत्पादन करता नहीं, यहाँ तो सेवाएं चलते रहते हैं। तो इसी वीडियो में जानने वाले हम यहाँ पर, और हो सकता है वीडियो आज थोड़ा सा आपको छोटा भी मिलेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना रहेगा, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल कि सेवा क्षेत्र क्या है। हालांकि मैं वीडियो में जब हमने अर्थव्यवस्था क्षेत्र पढ़े थे तब मैं इसको बता चुका था, और यहाँ पर एक बार फिर से मैं बताऊं ताकि आपके दिमाग में जो सेवा क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कि इसे कहते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर इसे कहते हैं कुल मिला के यहाँ पर किसी को सेवा देना। यहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर उसका लेन देन होता है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ लेन देन, और उस लेन देन के दौरान कोई भी व्यक्ति लाभ ले उस चीज़ का, उसे हम कहेंगे यहाँ पर सेवा। यहाँ पर ना तो कोई ठोस वस्तु ली जाती ना दी जाती, बस उसका उपयोग किया जाता है कुछ समय के लिए और वापस से उसका उपयोग दूसरा भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बस या मैं कहूँ परिवहन क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। अब ऐसा कैसे, तो देखिए, अगर आप किसी बस में बैठते हैं, कहीं पर जाना हो, कुछ दूरी यात्रा तय करनी हो, आप उस बस में 100 रुपये किराया देते हैं, मान लेते हैं। 100 रुपये देने से बस तो पूरी आपकी नहीं होगी, लेकिन आप उस बस में 1 घंटा बैठे, तो इस 1 घंटे में आपने क्या किया, सेवा ली। किसकी सेवा ली, आपने परिवहन की या बस की सेवा ली। तो यहाँ पर परिवहन क्या हो गया, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। यहाँ पर आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया, कुछ नहीं किया। आपने कोई उत्पादन किया, बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर कुल मिला के 100 रुपये आपने जीडीपी में ऐड किए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बस मेन चीज़ है कि उत्पादन नहीं हुआ है। हाँ, अगर ये बस किसी फैक्ट्री में बनती तो वो किस में आ जाता, द्वितीय श्रेणी में आ जाता। और अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो शिक्षा, सर्विस सेक्टर में एक चीज़ और आती, पूरा शिक्षा क्षेत्र। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, तो आप कहेंगे हाँ सर आप हमें नॉलेज दे रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, लेकिन क्या ये दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। इसका उपयोग अभी तो नहीं, वर्तमान में कुछ और प्रोडक्ट आप उत्पादित करेंगे, सैलरी जनरेट करेंगे, नौकरी लगाकर, वो बात की बात है। लेकिन अभी आपके और मेरे बीच में क्या हो रही है, सेवा ही चल रही है। मैं आपका बौद्धिक विकास कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि ये भी मैं क्या दे रहा हूँ, आपको सेवा ही प्रदान कर रहा हूँ। तो ये आ सकता है। और अगर एग्जाम्पल समझे, जैसे कि बैंक, मैंने पहले बताया था, बैंक में अगर आप जाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, पैसे निकालते हैं, तो बैंक में क्या होता है, बैंक आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है उसकी। ओके, तो कुल मिला के इस बात को आप साफ समझें यहाँ पर कि जहाँ पर लेने देने की बात नहीं आती है, जहाँ पर सिर्फ सेवा होती है, उत्पादन नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर क्या हो, उत्पादन नहीं होता हो, वे किस में आ जाएगा, आपका सेवा सेक्टर में आ जाएगा। और अगर इसके हम उदाहरण लेके चले सेवा क्षेत्र में, तो इसमें क्या आ सकता है, आपका पर्यटन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि अगर आप चित्तौड़ गए, दिल्ली गए, आगरा या कहीं पर घूमने जाते हैं, वही वाली बात, आप सिर्फ उस घूमने का आनंद लेते हैं, सेवा लेते हैं। इसके अलावा शिक्षा मैंने आपको बता दिया, बैंकिंग है, परिवहन है, निवेश और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य भी सेवा ही हो गया है। अगर आप डॉक्टर के पास में गए, वो इलाज करवा रहा है, वहाँ पर भी उसने आपकी सेवा करी। निवेश की हम बात करें तो कोई किसी चीज़ में अगर निवेश करता है,
तो वह उसमें क्या करता है, एक तरीके से सेवा की ही बात आ जाती है। हालांकि इस निवेश को मैं आगे आपको समझाऊंगा, बस इतना मान के चल लीजिए जैसे कि संचार है, ठीक है, टेलीफोन पे अगर हम बात कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी सेवा में। तो एक मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया बन गया होगा कि सेवा क्षेत्र एक्चुअल कहते कैसे हैं। अगर आपके सामने कोई भी वस्तु अगर मैं रखूँ, कोई भी बात बताऊँ, और अगर आप उसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र तीनों में से अगर बांटने की क्षमता रखते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी इकोनॉमी जो है अभी तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। और नोट्स तो आप ज़रूर बना रहे होंगे। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि आगे जो इस वीडियो में रहेगा वो रहेंगे आंकड़े। देखिए यहाँ पर वीडियो में क्या है, अगर जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। हर वर्ष होता है आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें भारत सरकार बताती है कि साल हमने क्या ग्रो किया, किस सेक्टर में क्या ग्रो किया। तो अगर आर्थिक सर्वेक्षण में भी आप सेवा क्षेत्र देखते हैं, तो वहाँ पर भारत सरकार सेवा क्षेत्र में कोई डिटेल नहीं बताती। जितना वो उद्योग के बारे में बताता है और जितना वो आपका कृषि उसके बारे में बताता है, उतना वे कभी भी सेवा सेक्टर के बारे में नहीं बताते कि इसमें इतना ग्रो किया। इसमें क्या कुछ ही चीज़ें निकल कर आएगी, उन्हीं के आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूँ, सब के आंकड़े नहीं बताने वाला, और वही इम्पोर्टेंट भी है। अब सर्विस सेक्टर की हम थोड़ी बात कर लेते हैं भारत में। तो आपको पता होगा कि सेवा सेक्टर का जीडीपी में योगदान कितना है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। पहला, दूसरा और तीसरा 3 सेक्टर हैं, और भारत में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय सेक्टर का। अगर थोड़ी सी हम जानकारी ले तो 1951 में योगदान कितना था, 28%, यानी कि हमारे जीडीपी का 28% जो हिस्सा था उसमें सर्विस सेक्टर आता था। लेकिन ये हिस्सा जो अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो अभी ये लगभग कितना है, 53% के आसपास जा चुका है। तो यानी कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, सर्विस सेक्टर का है। तो ये हमने बताया भी था। और एग्रीकल्चर का सबसे कम है, उसके बाद उद्योग का लगभग 30%, और एग्रीकल्चर का लगभग 16 से 17%, और इसका लगभग 53 से 54%। तो ये हिस्सेदारी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये आंकड़े आपके लिए बहुत काम देंगे, और ग्राफ तो फिर आपको ज़रूर बनाने ही होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसका जीडीपी में योगदान 1951 से 2020 तक बढ़कर 28 से कितना हो गया, 53 हो गया। लगभग मैं इसे दुगना कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतना हम मान के चल सकते, कुछ ही फर्क है। तो भारत में सेवा सेक्टर जो है उसने हमेशा से ही क्या किया है, ग्रोथ ही किया है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ें, और अब थोड़ी सी मैं आपको आंकड़े के साथ में बात करूँगा। देखिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल होता है, उसमें ये होता है कि भारत अपनी सेवाओं का निर्यात करता है। एक बात हमेशा याद रखें कि सेवाएं जो है किसी को दी जाती है और ली जाती है, लेकिन भारत जो है अपने देश से बाहर भी जो अपनी सेवाएं वो निर्यात करता है। अब सेवाएं कई प्रकार की हैं, और जो निर्यात करता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए कि भारत जो अपनी सेवाएं निर्यात करता है, अब कौन सी सेवाएं निर्यात करता है वो मैं आगे बताऊंगा। पहला आंकड़ा आप देख लीजिए कि भारत जितनी सेवाएं निर्यात करता है उससे उसकी जीडीपी में 7.4 से 7.7% का योगदान होता है, और इससे जो व्यापार घाटा या भुगतान संतुलन वो भी क्या होता है, मजबूत होता है। क्योंकि भुगतान संतुलन पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बस इतना याद रखिए कि अगर हमारा निर्यात बढ़ता है, बस इतनी सी बात याद रखिए आप कि अगर हमारा निर्यात बढ़ता है तो ये हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि जब निर्यात बढ़ता है तो देश में दूसरे देश की राशि आती है। अब हमारा सेवा निर्यात का जीडीपी में योगदान तो अच्छा खासा है, लेकिन ये योगदान क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो योगदान है वो लगभग 4%, 4 हिस्सों में बटा हुआ मुख्य रूप से, जिसमें आपके कौन कौन से शामिल है, परिवहन, व्यापार, पर्यटन और सॉफ्टवेयर। अब मैं इन चारों को समझाऊँ आप सबको, तो वही वाली बात है कि जीडीपी में इन सबका कितना योगदान है, 7 से 8%। लेकिन ये अगर पूरे योगदान की बात करें सेवा निर्यात की, ओके, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो कुल जो सेवा निर्यात होता है उसमें सबसे ज़्यादा निर्यात होता है सॉफ्टवेयर का होता है। इसके अलावा व्यापार, परिवहन और पर्यटन। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। परिवहन और व्यापार हम एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश से हम दूसरे देशों में बहुत सारा निर्यात भी करते हैं। जैसे कि आपको जहाज़ दिख रहा होगा, इस जहाज़ में आप ये जो एक एक कंटेनर देख रहे हैं लगभग एक ट्रक के बराबर, और ऐसे सैकड़ों कंटेनर एक जहाज़ के माध्यम से जाते हैं। अब यहाँ पर सेवा कैसे होगी, सबसे पहली बात तो जहाज़ गया होगा,
तो ये जहाज एक परिवहन के रूप में काम आ रहा है, तो इसको भी कुछ राशि मिली होगी। इसके अलावा जो ये कंटेनर जा रहे हैं, इन कंटेनर को यहाँ से भेजने, वहाँ पर जो लोग हैं वे उतार रहे हैं, इसका उपयोग करेंगे। इसमें चाहे कुछ भी माल हो सकता है, चाहे गेहूँ हो सकता है, चावल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, व्यापार यानी कि बहुत सारी कृषि वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो फल हैं उनका निर्यात कर रहे हैं, या जो हम आभूषण बनाते, हीरा जो होता है उनका हम निर्यात कर रहे हैं। अब ये जो हम निर्यात कर रहे हैं, यहाँ पर उत्पादित तो नहीं कर रहे, निर्यात ही कर रहे हैं, तो इससे भी कुछ राशि तो हमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, इस व्यापार में जो हिस्सा है वो उसका सेवा निर्यात में कितना है, 18 से 20%। आई बात आपको समझ में कि जो सेवा निर्यात जिसका जीडीपी में 7 से 8% योगदान है, इस टोटल सेवा निर्यात की मैं बात करूं तो उसमें व्यापार का 18 से 20% हिस्सा है। और परिवहन तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बात करें तो हवाई यात्रा बहुत सारी होती हैं, इसके अलावा जहाज के थ्रू भी यात्रा होती है, तो इसका भी, ये भी सारी सेवाएं हैं, तो इसका भी क्या होता है, जीडीपी में अच्छा खासा योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर। अब एक बात हमेशा याद रखें आप कि भारत वर्तमान में जो निर्यात करता है सेवाओं का, उसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का। शायद ये बात आपके लिए थोड़ी अजीब सी भी लगे कि जब हमारे देश की टेक्नोलॉजी इतना अच्छा काम नहीं करती है, ना तो हमारे खुद के मोबाइल हैं, ना ही हमारा खुद का कोई एप्लीकेशन इतना अच्छा चलता है, हम व्हाट्सएप, फेसबुक या दूसरे कंट्रीज़ के ऐप यूज़ करते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर में हम निर्यातक कैसे हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर की जब बात निकल कर आती हैं तो भारत में कुछ नामी कंपनियां, जिसमें एक तो विप्रो है और इसके अलावा एक और कंपनी है इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये जो 3 कंपनियां हैं भारत की नामी कंपनियां हैं। और हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर आप समझते होंगे बिल्कुल, ठीक है, मुझे इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है, जो अंदरूनी रूप से कार्य करता है, जैसे मोबाइल में आपका एंड्रॉयड वर्जन है वो सॉफ्टवेयर है। स्वाभाविक सी बात है, हर चीज़ के अपने प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो भारत यहाँ पर अच्छे खास सॉफ्टवेयर बनाता दुनिया भर को बेचता है। और अगर आपको सुनकर हैरानी होगी कि हम सर्वाधिक सॉफ्टवेयर यूएसए को निर्यात करते हैं, और हमारे यूएसए में निर्यात भी सबसे ज़्यादा भी है। तो सॉफ्टवेयर जब हम निर्यात करते हैं तो इससे भी हमें अच्छी खासी आय मिलती है, जिसमें चंडीगढ़ हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई, ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर ये कंपनियाँ काम करती है और सॉफ्टवेयर बनाती है, प्रोग्रामिंग बनाती है और दूसरे देशों को बेचती हैं। अब एक मन में ख्याल आ सकता है कि फिर हमारा जो खुद का है, जैसे कि व्हाट्सअप है या फेसबुक है, हमारे देश के खुद के क्यों नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ी जो समस्या भारत के साथ में रही है वो एक पूंजी निवेश की समस्या है। आज व्हाट्सअप, फेसबुक जो चल रहा है दुनिया भर में, तो उनके पीछे बहुत बड़ा बाजार है, पूंजी निवेश है और तकनीक भी है और गट्स भी होता है किसी देश को का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ले जाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक समस्या अक्सर रही है, वो है नौकर बनने की प्रथा, जिसमें हम हमेशा इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि हमें सैलरी मिल जाए बस। यहाँ पर हम ये नहीं चाहते कि राष्ट्रवाद इस मामले में उठकर आए। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन खास जो बात है वो ये सॉफ्टवेयर हम अच्छा खासा निर्यात करते हैं। और एक चीज़ भी यहाँ पर कि भारत हार्डवेयर का निर्यात नहीं करता है, हार्डवेयर हमारे पास बहुत कम बनते हैं, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। सॉफ्टवेयर तो हम अच्छा खासा बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो कंप्यूटर पे बैठे बैठे बना लेंगे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को जहाँ फिट करना है, वो लैपटॉप, वो कंप्यूटर बनाना, ये भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और जिस दिन भारत ने ये काम भी कर लिया हार्डवेयर बनाने का, तो फिर भारत को जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो चाइना और अमेरिका से आयात नहीं करने पड़ेंगे। रही बात पर्यटन की, तो पर्यटन का 11 से 13% योगदान है। अब पर्यटन की मैं बात थोड़ी सी आगे और डिटेल में करता हूँ। आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सेवा निर्यात मतलब दूसरे देशों को जो हम सेवाएं देते हैं उसे बोलते हैं हम सेवा निर्यात। आगे मैं बढ़ूँ, अब मैं बात करता हूँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। पर्यटन का मैं नेक्स्ट थोड़ी आगे बात करूँगा। अब भारत में जो एक और चीज़ निकल कर आती वो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर इन शॉर्ट, हालांकि आपकी स्पेशल टॉपिक है इकोनॉमी में, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपसे पूछा जाए ये क्या, तो मैं आपको पहले एक आसान उदाहरण में समझा देता हूँ। देखिए, हमेशा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप या मैं भी हूँ या हम हैं इंडियंस या कोई भी हो, दुनिया में कोई भी बच्चा होता है तो हमेशा उसके ऊपर उसके माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं, ये सत्य है, इन्वेस्ट करते हैं। और खासकर वे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कहाँ पर करते हैं, पढ़ाई में करते हैं। वे पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनका जो बच्चा है आगे जाके क्या कर सके, अच्छी नौकरी लगा सके, सेटलमेंट कर सके। यानी कि जो माँ बाप इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही तो किया है।
वो खैर बात अलग है एक भावनात्मक रूप से, लेकिन एक तरीके का वो साल भर अगर स्कूल की फीस दे रहे हैं तो एक तरीके क्या है, इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो सके, बच्चा अपने जीवन में आगे कुछ अच्छा सा कर सके और नौकरी लगा सके। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट। और हमेशा कोई भी अगर किसी वस्तु पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उससे क्या चाहता है, लाभ चाहता है। ऐसे ही क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या है कि यहाँ पर जो विदेशी कंपनियां हैं वे भारत में क्या करती है, निवेश करती हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि वालमार्ट जो है, वालमार्ट ने किसको खरीदा था, फ्लिपकार्ट को खरीदा था, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट को उसने जब खरीदा, इससे पहले वालमार्ट इसमें निवेश कर रहा था। निवेश यानी कि फ्लिपकार्ट एक भारतीय कंपनी थी, बंसल बंधु की थी, आपको पता होगा। लेकिन जो वालमार्ट था बहुत सारे पैसे इसमें लगा रखे थे, इसमें निवेश कर रहा था ताकि फ्लिपकार्ट अच्छा सा ग्रो कर सके। जैसे कि मैं पेटीएम की बात करूं, पेटीएम चाहे इंडियन कंपनी है, लेकिन इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो चाइना की अलीबाबा कंपनी करती है, ठीक है। अब चाइना की जो अलीबाबा कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो कंपनी तो पेटीएम भारत की है, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा वो लगाते हैं, तभी पेटीएम इंडिया में अच्छा खासा ग्रो कर पा रहा है। इसे बोलते हैं एफडीआई, यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी जब भारतीय कंपनी में निवेश करती है ना, यहाँ पर निवेश करने से मतलब ये कि उसके उत्पादन में कुछ सहायता करती है। जैसे कि पेटीएम है, तो पेटीएम को लोगों तक पहुँचाने के लिए इसका एडवर्टाइजमेंट करना, तो उसके लिए अलीबाबा इसमें निवेश करेगी, यानी इसे पैसा देगी। निवेश से मतलब क्या हो जाता है, पैसा देती है। तो पैसा देने से मतलब ये कि आज निवेश किया, कल से अगर पेटीएम ने अच्छा ग्रो किया है तो इस लाभ में से हिस्सा किसका होगा, अलीबाबा का भी होगा। तो इसे बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई भी एक सेवा ही क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, निवेश किया जा रहा है। उत्पादन तो आगे की बात है, लेकिन पहले तो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये भी किस में शामिल हो जाएगा, आपका जो सेवा क्षेत्र है उसमें। अब यहाँ पर भारत में हर साल क्या होता है कि एफडीआई बढ़ता है। तो अब इसके बारे में थोड़ी आंकड़ों की हम चर्चा कर लेते हैं। भारत में क्या है कि जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है वह लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है। भारत में जो 2018 और 19, ज़्यादा की हम पुरानी बात नहीं करें तो ये लगभग था 44.36 अरब डॉलर, ठीक है। 44.36 अरब डॉलर का निवेश कुल भारत में हुआ। यहाँ पर निवेश से मतलब ये कि भारत में जितनी भी कंपनियां हों, मैं कोई एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, विभिन्न देशों की अलग अलग कंपनियों ने भारत में जितना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि ये भारत सरकार की नज़र पर रहता है, तो जितना इन्वेस्टमेंट 18-19 में किया था, 19-20 में इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितना हो गया, 49.7%। यानी कि भारत में सेवा क्षेत्र में ये चीज़ भी अच्छी रही कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो रहा एफडीआई का, वो भी क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ा। राशि अरब डॉलर में ये याद रखिएगा। तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी भारत में क्या है, तेज़ी से बढ़ा है, और ये भी किसके अधीन आता है, सेवा क्षेत्र में। हालांकि एफडीआई आना किसी भी देश के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि जो यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ होती हैं जब निवेश करती है तो निवेश के साथ में वे टेक्नोलॉजी भी ज़रूर देती है। क्योंकि जैसे फ्लिपकार्ट जो है उसको बहुत सारे शेयर जो है उसके खरीद लिए हैं, निवेश किया है वॉलमार्ट ने। तो वॉलमार्ट के बाद क्या होगा कि वॉलमार्ट चाहेगा कि जो फ्लिपकार्ट है वह किससे प्रतिद्वंदी बने, अमेजन से बने। तो इसमें क्या होता है कि नई नई तकनीक शामिल होती हैं। ओके, अगर हम थोड़ी और बात करें जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है इसको लेकर, तो भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसमें सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका, सिंगापुर से। यानी कि सिंगापुर जो है भारत में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट करता है 14.67 अरब डॉलर का। और सिंगापुर में ऐसा निवेश करने का एक रीज़न ये है कि मैं आपको बता दूं जो फ्लिपकार्ट है वो सिंगापुर से रजिस्टर्ड कंपनी है, और भारत की बहुत सारी कंपनियां सिंगापुर से रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि सिंगापुर में कंपनी सिर्फ एक ही दिन में लग जाती हैं, जो भारत में लगभग 90 से 95 दिन लग जाते हैं। तो वहाँ का प्रोसेस क्या है, ईजी है। उसके बाद सिंगापुर या जापान ऐसे जो कंट्री हैं ये खासकर क्या करते हैं, इसमें कुछ कंपनियां जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती हैं, है ना। जैसे कि होता है कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, अरबों के पास पैसा है। अब आप सोचते इस पैसे का क्या करूं, तो आप देखते हैं कि मार्केट में क्या हलचल है, कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी में हमने अपना पैसा लगा दिया। अब पता है ये कंपनी ग्रो कर रही है, भविष्य में क्या होगा, हमें इससे जो लाभ होगा पैसा मिलेगा। तो सर्वाधिक जो इन्वेस्टर हैं सिंगापुर से वो भारत में करते हैं। जैसे कि अगर आपने ऑडिबल सुनो, एक नाम सुना हो, जो अभी गाना सुनने या कहानी सुनने के लिए एक एप्लीकेशन है, ये भी सिंगापुर का है। तो सिंगापुर रजिस्टर्ड है, जबकि आप इस पर सुनना चाहेंगे तो आपको अधिकांश हिंदी भाषा मिलेगी। इसके बाद में बात करें तो मॉरिशस से आता है, फिर नीदरलैंड से और फिर अमेरिका से। सिंगापुर के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है भारत में मॉरिशस, फिर नीदरलैंड
और फिर अमेरिका करता है। हालांकि मॉरिशस बहुत छोटा देश है। मन में आ सकता है आपके कि मॉरिशस इतना छोटा देश इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। तो इसके पीछे खास रीज़न है कि मॉरिशस जो है इन्हें हेवन कंट्री कहा जाता है। हेवन कंट्री इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर टैक्सेस बहुत कम होते हैं। और होता क्या है कि जो विदेश बहुत सारे देश हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो चीन है, चीन पे अभी हमने FDI के जो नियम है काफ़ी कठोर कर दिए हैं। फिर क्या होता है कि जो चीनी कंपनियां हैं वो मॉरिशस में अपना पैसा लगाती हैं और फिर मॉरिशस की कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि मॉरिशस में जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां वो अपना काला पैसा सफ़ेद भी करती हैं। और अगर वो इन्वेस्टमेंट ऐसा डायरेक्ट भारत के थ्रू करे तो भारत में इतने सारे टैक्सेस, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि बहुत सारा टैक्स उन्हें देना पड़ जाता है। तो ये भी सेवा सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो FDI की स्थिति भारत में क्या है ये आपको पता चल गई होगी। आगे मैं बात करूं यहाँ पर पर्यटन को लेकर, ठीक है। मैंने कहा था पर्यटन के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए भारत में जो पर्यटन है उससे काफ़ी अच्छा खासा रोजगार मिल जाता है और राजस्व आय भी होती हैं। 2017 के आंकड़े की हम बात करें तो भारत को उस वर्ष 23 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है और ये भी सेवा हो गई। अब कैसे, यहाँ पर पर्यटन से मतलब भारत का नहीं है, जो विदेशी पर्यटक भारत में आ रहे हैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। अगर भारत में करेंगे तो वो सेवा सेक्टर में, तो फिर हम विदेश के रूप में नहीं गिनेंगे। मैं किस पे बात कर रहा था अभी आपसे, सेवा निर्यात को लेकर बात कर रहा था। तो सेवा जो निर्यात है उसमें पर्यटन का भी अच्छा खासा योगदान है। तो इसमें जब विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो भी एक तरीके से निर्यातित तो हो रहा है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर पैसा रख कर जा रहे हैं। तो एक तरीके से वो निर्यात का ही एक फॉर्म हो गया जिसमें वो खुद हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। आयात इसे हम नहीं कहेंगे क्योंकि पैसा देकर जा रहे हैं वो। तो यहाँ पर और उसी वर्ष 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत में आए थे। और इसका ये 2019 का आंकड़ा मैं बता दूं आपका, तो सिर्फ पर्यटन का 9.3% का योगदान है भारत की GDP में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ पर्यटन का कितना योगदान रहा, 9.3% रहा। और आगे हम बात करें पर्यटन की तो 2019 में भारत को ट्रेवल और टूरिज्म में 10 लाख नौकरियां प्राप्त हुई। और इसके अलावा यहाँ पर यह कि विदेशी पर्यटकों को आगमन को सरल बनाने के लिए सरकार ने वीज़ा की शुरुआत भी करी। इसकी मैं बात करूँ 10 लाख नौकरियों की, तो देखिए पर्यटन बहुत रोजगार देता है। अगर आप कहीं पर भी चित्तौड़ भी घूमने गए होंगे, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर चित्तौड़, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि चित्तौड़ अगर आप जाते हैं तो वहाँ से टैक्सी करके आप चित्तौड़ किले तक जाते हैं तो उन टेम्पो वालों को रोजगार मिल रहा है आपकी वजह से। इसके अलावा वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जो गाइड हैं, जो गाइडर होते हैं वो भी मिल जाएंगे, उनको रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा फ़ोटो खींचने वाले हो गए, वहाँ पर जो खाना खिलाने पिलाने वाले या जो जिनकी छोटी छोटी टपरियाँ होती जिस पर चाय या जो भी हो, छोटे छोटे रोजगार बहुत सारे मिलते हैं। तो टूरिज्म बहुत बड़ा रोजगार देता है सेवा सेक्टर में। और ये तो पहल के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पर कि भारत ने विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने के लिए वीज़ा की शुरुआत भी करी। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने को ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हम ये क्या पढ़ रहे हैं, तो देखिए सेवा जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र में आ रही थी, उनके आंकड़े हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं बात कर लेता हूँ फॉरेक्स की, ठीक है। पहले हम फॉरेक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि फॉरेक्स भी सेवा सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। भारत में जो फॉरेक्स हैं, पहली बात तो समझ लिए फॉरेक्स क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार इसे कहते हैं। और अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये चीज़ क्या होती है, देखिए RBI के पास में एक ऐसा भंडार होता है जिसमें बहुत सारी विदेशी मुद्राएं होती है और ख़ासकर इसमें तो ज़्यादातर डॉलर और अमेरिकन जो आपका यूरोपियन यूरो होता है। कुल मिला के देखिए फॉरेक्स रखा क्यों जाता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये कि अगर आज को मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि बचपन में आप जब भी छोटे होंगे तो अगर गांव से बिलोंग करते होंगे या किसी भी क्षेत्र से, तो जब आप बचपन में थे कुल्फ़ी लेने जाते थे तो बहुत सी बार हम क्या करते गेहूं के बदले, या बहुत सारी बार जब हम रद्दी दे देते थे तो उसके बदले हमें चॉकलेट मिल जाती थी। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आपने सामने वाले को वही वस्तु दी जो वो ले सकता है। अगर वो गेहूं के बदले कुल्फ़ी दे रहा था आप गेहूं ही देंगे, अगर वो रुपये के बदले दे रहा था आप रुपया ही देंगे। वैसे क्या होता है, अगर विदेश से हमें कुछ आयात करना है, जैसे कि अमेरिका से तेल आयात करना है, तो क्या अमेरिका वालों को हम रुपया देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, हम उन्हें क्या देंगे? डॉलर देंगे। और अगर हम ब्रिटेन से कुछ आयात करेंगे तो उनको क्या देंगे? हम यूरो देंगे।
हालांकि अधिकांश दुनिया का व्यापार डॉलर में हो जाता है, इसलिए एक एक देश की मुद्रा अलग अलग रखने की ज़रूरत होती नहीं है, डॉलर में अपना काम हो जाता है। अब जो फॉरेक्स हैं उसके पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भारत में जो फॉरेक्स के आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और भारत की स्थिति इसमें काफ़ी अच्छी रही है। जैसे कि हम बात करें 1991, 2019 और 2020, आपको पता होगा कि 1991 में एलपीजी जब आया था, आने कंडीशन में था, तब भारत में सिर्फ $1 अरब का फॉरेक्स बचा था। और मैंने कहा भी था कि ये सिर्फ 15 दिन का था, इतने दिनों में हम 15 दिन का ही तेल आयात कर सकते थे। तो उसी के बाद में हमने फिर एलपीजी लागू किया और इसकी क्लासेस में आपके ले चुका हूँ। 2029 में $429 अरब था, जो 2020 में वर्तमान डेट तक की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई 2020 तक $515 अरब हो चुका है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है यहाँ से यहाँ, और एक साल में बहुत अच्छी ग्रो करी है। हालांकि इसका एक कारण ये भी रहा कि अभी जो वर्तमान में महामारी चल रही है, इस महामारी के समस्या का क्या हुआ कि विदेशी कच्चे तेल का इतना आयात हुआ नहीं, और सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, कच्चे तेल का आयात करते हैं। कच्चे तेल का आयात हम चाहे किसी से भी करें, ईरान, इराक, सऊदी अरब से करें, तो अभी भी हम उनसे डॉलर के बदले ही करते हैं। तो हम कच्चा तेल बहुत आयात करते हैं, उसके लिए हमें डॉलर देना है, तो डॉलर कहाँ से उठाएंगे, हम फॉरेक्स से उठाएंगे, और फॉरेक्स से उठाकर उन्हें डॉलर देंगे तो हमारा ये फॉरेक्स कम होता जाता है। हालांकि ये बढ़ता भी जाता है, बढ़ता कैसा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इसीलिए होता है ताकि हम विदेशी कोई भी वस्तु आयात कर सकें। अब देखिए यहाँ पर फॉरेक्स बढ़ता कैसे है, तो फॉरेक्स जो बढ़ने का रीज़न है, यह हमारे यहाँ पर डॉलर कैसे इकट्ठा होंगे, तो वो इकट्ठा होंगे सिर्फ एक चीज़ से, वो है निर्यात। जितना हम निर्यात करेंगे उतना दूसरे देशों से हमें डॉलर मिलेगा, और वो डॉलर हम कहाँ रखेंगे, हमारे फॉरेक्स में रखेंगे, और कल से जब हम कच्चा तेल लाना होगा तो यही फिर डॉलर निकाल के कच्चा तेल लेकर आएंगे। तो कुल मिला के फॉरेक्स भंडार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी भी देश की कभी समस्या हो तो फॉरेक्स से उसे निपटा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कर्ज भी लेते हैं तो वो भी किस में गिना जाता है, फॉरेक्स में ही गिना जाता है, और डॉलर की जितना भी रहेगा वो सारा इसी के अधीन आता है। इसके अलावा जो धन प्रेषण है उससे भी हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और मैंने बात करी धन प्रेषण क्या होता है, ठीक है, कि धन प्रेषण से भी हमारा फॉरेक्स अच्छा खासा बढ़ता है। धन प्रेषण से मतलब ये कि विदेश में जितने भी भारतीय रहते हैं, ठीक है, वो भारतीय भारत में जब पैसा भेजते हैं तो उसे बोलते हैं हम धन प्रेषण। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई रिलेटिव या चाहे ना भी हो, वे अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वे कुछ पैसा भारत ज़रूर भेजेंगे, और ये पैसा जो भारत भेजा जाता है यूएसए से भारत या जहाँ पर भी काम करे, इसे कहते हैं धन प्रेषण। धन प्रेषण में भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और अगर हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझें तो भारत जो है उसमें लगभग 2000, ये 19-20 का ही आंकड़ा है, 79 अरब डॉलर की रेमिटेंस है ना, इसे प्रेषित मनी कहते हैं, रेमिटेंस मनी प्राप्त हुई। यानी कि दुनिया भर में जितने भी भारतीय काम कर रहे हैं वहाँ से भारत में आने वाली राशि दुनिया भर के सभी देशों में ज़्यादा है। चाइना में इसका आंकड़ा सिर्फ 67 अरब डॉलर है, और उसके बाद मेक्सिको और फिलीपींस का नंबर आता है। तो दुनिया भर में इंडिया टॉप पर है, जहाँ पर क्या होता है, विदेश से हमें क्या मिलता है, धन प्रेषण मिलता है, और ये भी अच्छा खासा क्या करता है, योगदान भारत की इकोनॉमी में करता है। तो यहाँ पर हालांकि मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना का फॉरेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भारत का जितना है उससे तो लगभग वो 2000 अरब डॉलर का है। उसका प्रमुख कारण है कि उसका निर्यात बहुत अच्छा खासा होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। तो यहाँ पर धन प्रेषण भी आपको समझ में आ गया होगा रेमिटेंस मनी को लेकर। तो ये हमने जितनी भी बातें करी, ये बातें थी हमारी भारत में जो सेवा क्षेत्र उसमें कुछ प्रमुख आंकड़ों को लेकर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंकड़े जो हैं लगभग भारत के हर क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में उठाने जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, और यकीन मान के चलिए इसमें आंकड़े जो है हर साल जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसके अनुसार बदलते जाते हैं। फिर भी आप आर्थिक सर्वेक्षण से ज़रूर अपडेट होते रहिएगा, और हालांकि ये जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण था उसी के थ्रू मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। आगे हम चलें और अब हम चर्चा करें कि सेवा क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, यानी कि मुद्दे क्या हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि आपको अब थोड़ा सा अपनी तरफ से योगदान देना रहेगा। योगदान से मतलब क्या, कि यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र की समस्या है, मैं कुछ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। भारत का वो सारा सेवा सेक्टर जो भी आपको दिखता है, हर चीज़ में समस्या आप ढूंढ सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जितने दिन से या जितनी क्लासेस हमारी इकोनॉमी की हो चुकी, एक चीज़ आप तय कर लें कि किसी भी क्षेत्र में समस्या आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे कि अब भारत में बैंकों का बढ़ता कर्ज,
अब कुल मिला के पहली बात तो आप दिमाग में सारे सर्विस सेक्टर लेके आ जाइए, कौन कौन से, उन सर्विस सेक्टर में समस्या क्या है। जैसे बैंक की बात करूँ तो बैंकों में हम ग्रोथ तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैंकों में क्या हो रहा है, कर्ज बहुत बढ़ रहा है। आपने नाम सुना होगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, या इसे हम कहें कि जो भारत में एक तरीके से क्या कहेंगे हम कि जो कुछ उधार जो धन रह जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं उधार धन रहना। यानी कि बहुत सारी बार जो लोन ले लेती है कंपनियां, और वे लोन लेने के बाद बैंक को चुकाते नहीं है, और फिर बैंक उन्हें क्या करती है, दिवालिया घोषित कर दी, जैसे विजय माल्या वाले केस में हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है फिर कि बैंकों का जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, ये सर्विस सेक्टर में समस्या है। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं वे सारी किस में आ जाएगी, आपके सेवा क्षेत्र में मुद्दे के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इस बात को आप समझिए यहाँ पर कुल मिलाकर कि एक जो चीज़ वो ये कि हमारा शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेकार है, साफ बात है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप भी इस चीज़ से चित परिचित होंगे कि हमारा जो शिक्षा क्षेत्र है वो कैसा है। तो उसमें जो समस्या आपको जो भी याद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो खासकर परीक्षाएं होती हैं वे सिर्फ हमें एक तरीके से ज्ञानी बनाती है, ना कि हमारे कौशल का विकास करती हैं। तो ऐसी समस्याएं बहुत सारी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र, तो आपको पता होगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत गंभीर समस्या है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते 102 हमारा नंबर है। इसके अलावा मैं और चर्चा करूं तो यहाँ पर एक बात जो निकल कर आती है वो इस महामारी में भारत के सामने एक गंभीर समस्या निकल कर आती है। तो सेवा क्षेत्र में जो भी पॉइंट है वे सारे क्या करने हैं, आपको यहाँ पर समस्या के रूप में लाने हैं। तो मैं आपको कुछ ही बता रहा हूँ। इसका जैसे पर्यटन में न्यूनतम संभावना है, तो यहाँ पर क्या है कि भारत में चाहे 1.24 करोड़ पर्यटक आते हों, लेकिन 135 करोड़ देश वाला जो भारत है, जिसमें हिस्ट्री रही हो, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता हो, उसके बाद गुप्त, मौर्य, मुगल आए हों, बहुत सारे महल, राजे रजवाड़े, इसकी तुलना में ये बहुत कम है। इटली जिसकी आबादी 6 करोड़ है, या स्पेन की मैं बात करूँ तो दुनिया के सर्वाधिक पर्यटक उन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं। तो ये भी भारत में एक सेवा जो पर्यटन है उसमें जो एक तरीके की समस्या निकल कर आती है। और हम बात करें तो सूचना क्षेत्र, तो मैंने वही जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आईटी सेक्टर में हम सॉफ्टवेयर भले निर्यात कर रहे हैं, लेकिन खुद के हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे हैं। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी में इंडिया का ना तो खुद का गूगल है, ना व्हाट्सअप है। ऐसी बहुत सारी समस्या किस में आ जाएगी, सेवा क्षेत्र में। तो आप जो भी समस्याएं हैं, है ना, आपको जो भी सेवा क्षेत्र में है उनमें जो भी समस्या हैं वे किस में आ जाएगी, सेवा क्षेत्र के मुद्दे में आ जाएगी। आपके मन में आ सकता है कि सर आपने जो बताया हमें थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप खुद खोजबीन करेंगे, थोड़ा सा जब चीज़ें सर्च करेंगे, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव वो ये कि आप इकोनॉमी की थोड़ी समझ भी विकसित करें। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब उसमें समझ ही काम देती है, और इकोनॉमी में आंकड़े भी आपको समय समय पे लेने रहेंगे। तो ये एक थोड़ा सा आपको काम अपनी तरफ से करना रहेगा। जो भी सेवा क्षेत्र में जो भी आते हैं सारे के सारे, अब आप समझ गए होंगे सर्विस सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, उनमें आप समस्या देखिए और वे सारी किस में आ जाएगी, इसके मुद्दे के अंतर्गत आ जाएगी। बाकी अगर आप गूगल सर्च करेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो ऐड किया है सेवा क्षेत्र में मुद्दे में पहल, वे इसलिए ऐड किया है ताकि आप अपना दिमाग विकसित कर सके, समझ सके इकोनॉमी को और लिख सकें, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आप ये समस्याएं ज़रूर अपनी तरफ से लेकर आएंगे कौन कौन सी। अब बात आती है फिर पहल की, तो वही वाली बात है कि जहाँ पर समस्या है उसी के लिए सरकार ने क्या योजना चलाई वो पहल में शामिल हो जाएगा। सीधी सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा था एग्रीकल्चर में कि जो समस्याएं हैं उनके लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई वे पहल में आ जाएगी। तो जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र की जितनी भी सारी योजनाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आयुष्मान भारत बता रहा हूँ, तो आयुष्मान भारत क्या एक तरीके से पहल है सर्विस सेक्टर में स्वास्थ्य को सुधारने की। तो स्वास्थ्य क्षेत्र की जितनी भी सारी योजनाएं हैं वे पहल में आ जाएगी। इसके बाद में शिक्षा क्षेत्र की सभी योजनाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान हो गया है, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप मिलती हैं, या मध्य प्रदेश में बहुत सारी जो छात्रवृत्ति की योजना है, जो योजना चल रही हैं, मुफ्त में किताबें बांटने की योजनाएं हो, वो एक तरह सरकार की पहल ही तो है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में जो समस्या है वो, इसके अलावा जो नई शिक्षा योजना है वो भी लागू हो रही है। तो ये सारी किस में आ जाएगी, पहल में आ जाएगी। उसके बाद जो बैंकों में पहल नहीं, सॉरी, यहाँ पर विलय आएगा। अब भारत में जो एनपीए बढ़ रहा है, इस एनपीए से तो निपटाना नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे बैंकों का विलय हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जब बैंकों का विलय हो जाता है यहाँ पर, तो बैंकों का हालांकि एनपीए तो बढ़कर ज़्यादा होगा, लेकिन जो 2-4 बैंक अगर मिल जाएंगे तो उनकी दूसरी राशि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भी
सारा एनपीए को फिर आसानी से हैंडल कर पाते हैं। इसमें बैंकों की दिवालिया होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की योजनाएं, यानी कि जो सरकार है, भारत में सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, या जैसे कि अभी बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार लेकर आ रहा है, जिसमें इंडियन ऐप हो गए, या भारत में खास कर ना कुछ वर्षों में आपको दिखेगा कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाले, जहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी सेवाओं का और निर्यात बढ़ाने वाले हैं। तो और भी जो समस्या आप ढूंढेंगे, उनकी पहल के लिए सरकार की जो योजनाएं चल रही, वो आपको क्या करना है, लिख देना अपने नोट्स में। और सबसे जो मेन चीज़ वो है कि आपको अपडेट ज़रूर रहना पड़ेगा इकोनॉमी के साथ में, एक ये आपको अपनी तरफ से करना रहेगा। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ तक हम जो हमारे 3 हैं लगभग सेवा, उद्योग और कृषि चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें और अपने नोट्स आप प्रिपेयर करते रहें। आशा करता हूँ यहाँ तक हम वीडियो को अच्छे समझ पाए होंगे, और समझ पाए हो तो बढ़िया से नोट्स तैयार करते रहिए। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।